हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम भूगोल के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो करवा दिए हैं। अगर आप ये वीडियो सब अगर नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, इसका लिंक लगा हो, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर ये मेरा जो है जीके का 1000 सीरीज चल रहा है, अगर ये वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये जीके 1000 महत्वपूर्ण जो प्रश्न पढ़ा रहे हैं उसका भी लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए, आज के जो मेरा पहला प्रश्न जो 451 नंबर प्रश्न है, इससे पहले 1 से लेकर 450 तक प्रश्न ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा पहला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अरबी भाषा से। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का व्याख्या आप यहाँ देखिए। हाँ दोस्तों, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के भी ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका भी लिंक लगा हुआ है। दोस्तों, ये प्रश्न से बहुत BBA है, ये सब याद रखें और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए इसकी व्याख्या, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन अर्थात मौसम है। देखिए इसी में आगे, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। वस्तुतः अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के पवनों द्वारा भारत की जलवायु प्रभावित होती हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है क्योंकि यह मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी में देखिए, भारत की जलवायु में काफ़ी क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है और जलवायु तत्वों के वितरण पर भारत की कर्क रेखा पर अवस्थित और यहाँ के स्थलों रूपों का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हिमालय श्रेणी और हिंदुकुश मिलकर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों के उत्तर से आने वाले ठंडी पवनों से रक्षा करते हैं। इसी में देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये 22 मई को मनाई जाती है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का व्याख्या आप यहाँ समझिए। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वही जैव विविधता का जो थीम था 2023 में, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, और 2024 का थीम है। इसी में देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गेहूँ। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम चक्रवातों में होने वाले वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। वही मावट की वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है और रबी की फसल, यह फसल सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर के माह में बोई जाती है। दोस्तों आपको बता दें, ये रबी फसल जो होता है ये अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। वही मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। आपको दोस्तों खरीफ फसल बता दें आपको, ये जो जून से जुलाई माह में बोई जाती है और ये अक्टूबर नवंबर के माह में, ये या दिसंबर भी लास्ट हो जाता है, ये काटी जाती है, जो धान की खेती सब होती है। देखिए दोस्तों, इसी में देखिए हमारे जो आगे हैं, अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल के माह में काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसलें जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि दलहन के फसल प्रमुख रूप से इसी माह में बोई जाती हैं। और जायद फसल होते हैं एक जो आपको अप्रैल से मई माह में बोई जाती है,
जिसमें कि मूंग आ जाते हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब इस फसल में आते हैं। तारबूज आ जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि होती है ये। इसी में देखिए व्याख्या, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है, जबकि दक्षिण भारत में समकारी प्रभाव के कारण तापमान सामान्य होता है। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा ऋतु का काल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मध्य जून से अगस्त तक होती है। ये दोस्तों बता दें, भारत में सबसे पहले मानसून जो है केरल के तट पर पहुँचती है। ये जून के पहले सप्ताह में ये पहले मौसम पहुँचती है। और दोस्तों इसी में बता दें, हमारे देश में जो है, आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो लौटते हुए मानसून में सबसे अधिक बारिश किस राज्य में होती है? इसी में देखिए इसकी व्याख्या, वर्षा ऋतु का काल मध्य जून से अगस्त तक होता है। इस समय उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न दाब का क्षेत्र बना जाता है, जिसे मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है। तो दोस्तों बता दें, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ये वर्षा होती है। अरब सागर की पहली शाखा पश्चिमी घाट के 900 से 200 मीटर की ऊंचाई वाले भागों से टकराती हैं तथा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर भारी वर्षा कराती हैं। इसी में देखिए अरब सागरीय मानसून की सबसे पहले वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर होती है। वही अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये वर्षा होती है। वही उत्तर भारत में यह शाखा बंगाल के खाड़ी की शाखा में मिल जाती है। इसी में देखिए आगे, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर माह में ये होती है। इसकी व्याख्या यहाँ समझ लीजिए, शरद ऋतु की अवधि सितंबर से अक्टूबर तक रहती है। यह मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। इसी में देखिए, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने की मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। दिन के समय उच्च तापमान व रात्रि में कम तापमान इस ऋतु की विशेषता होती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 118 सेंटीमीटर। ये भारत में वार्षिक वर्षा जो होती है। यहाँ से इसकी व्याख्या समझिए, भारत का वार्षिक वर्षा का औसत जो है 118 सेंटीमीटर है। वही सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम जो मेघालय में है, ये गारो खासी जयंतिया नाम का पहाड़ी एरिया है, जो जिससे टकरा कर वर्षा जो है बादल रुक जाती है और यहाँ पे वर्षा ज़्यादा कराती है। यहाँ पर 1300 सेंटीमीटर तक धार की मरुस्थल जैसलमेर में केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा का औसत है। वही भारत में वर्षा ऋतु का काल मध्य जून से सितंबर तक ये रहती है। जो इससे पहले हम आपको बताए हैं, सबसे पहले जो केरल तट पर ये मानसून पहुंचती है और यहाँ पे केरल, मुंबई से होते हुए ये बिहार और दोस्तों बता दें, और इसी में लौटते हुए मानसून जो है वर्षा होती तमिलनाडु में, जो बंगाल के खाड़ी से जो मानसून बनते हैं, इससे ज़्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग कौन सी मृदा का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक जो है ये लेटेराइट मिट्टी का जो प्रयोग की जाती है, जिसका व्याख्या यहाँ समझिए। लेटेराइट लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट होता है।
लेटेराइट मृदा शुष्क होने पर अत्यधिक कठोर हो जाती है। ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग लेटेराइट मृदा का ही होता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पीट मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, ये पीट मृदा जो सबसे अधिक जो है केरल राज्य में पाई जाती हैं। जो इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। मिट्टी की ऊपरी परत पर वनस्पति की परत जमी रहती है, जिसे पीट भी कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। इसी में देखिए इस मृदा के ऊपरी भाग पर वनस्पति के जीवाश्म किण्वन के रूप में भी जमा रहते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ जो है स्थित है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, ग्रेट बैरियर रीफ क्वासीलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट के समांतर बनी हुई है। वही विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, काली मृदा नहीं पाई जाती है। दोस्तों बता दें, ये काली मृदा सबसे अधिक मात्रा में जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये केरल राज्य में जो है नहीं पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये सब राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए भारत में काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम गुजरात, उत्तरी कर्नाटक में पाए जाते हैं। जबकि केरल में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। वही यह मिट्टी 12 से % उत्तरी अक्षांश और 37% पूर्वी देशांतर के मध्य मिलती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लाल मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये जो है ये असम में नहीं पाई जाती है। जिसकी लाल मृदा छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड के संथाल परगना, मिजोरम तथा त्रिपुरा में पाई जाती हैं। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। वही असम में जरूर मृदा भी पाई जाती है। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी में जो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। वही इस मृदा में सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है। इसी कारण यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए उसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, चाय, कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। लेटेराइट मृदा प्रायः 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। वही अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा का निचालन अधिक होता है, अतः यह सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसलिए लेटेराइट मृदा में रोपित फसलों जैसे कॉफ़ी तथा मसालों की खेती की जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले 1855 में की गई है। देखिए दोस्तों जो कोलकाता में किया गया था, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में कोलकाता के समीप रिश्यरा नामक स्थान पर की गई है। वही भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से जूट उत्पादित होती हैं। वही में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 24 जुलाई 1991 को की गई है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। वही इस नीति में उदारीकरण,
निजीकरण और भूमंडलीकरण का नारा दिया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा, देखिए दुर्गापुर या स्पेन, ये सुमिलित नहीं है। देखिए दोस्तों इसके व्याख्या से आप यहाँ समझिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र उद्योग वर्ष जो है 1959 में स्थापना ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, जबकि हमारा जो उत्तर है ये दुर्गापुर स्पेन दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है ये कंपनी, और ये स्थापना जो जिसके सहयोग से जिस देश से हुआ था ये दिया हुआ है। तो इसलिए राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापना किया गया था, वही भिलाई रूस के सहयोग से और बोकारो रूस के सहयोग से भी ये भी किया गया था, जबकि दुर्गापुर ये ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। यहाँ पर देखिए इसी में आगे पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। बोकारो संयंत्र झारखंड में वर्ष 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है, ये सबको याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा निजी क्षेत्र उद्योग, ये कच्चे माल पर आधारित नहीं है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कृषि, वन, पशु व खनिज आधारित उद्योग हैं, वही निजी क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व के आधारित उद्योग हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? उसका उत्तर हो जाएगा लोहा भी हो जाए, एल्यूमिनियम भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा, उपयुक्त सभी होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। जो देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, भारत के खनिज आधारित उद्योग जैसे लौह इस्पात, एल्यूमिनियम इस्पात, तांबा, पेट्रोलियम आदि प्रमुख हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये श्री गंगानगर में किया गया है। इसकी व्याख्या यहाँ आप समझिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग का स्थान प्रमुख है। श्री गंगानगर राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। वही भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राज़ील के बाद विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये चीन में किया गया था। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, कागज निर्माण की विधि का विकास सर्वप्रथम 320 में चीन में हुआ था, वही नेपालगढ़ अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों और बता दें, इसमें रेशम की कीड़ा पालना भी, रेशम के कीड़ा से भी रेशम को पालन करना सबसे पहले चीन में ही स्टार्ट किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन? उसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, ओडिशा भारत का 53.82% से अधिक लौह पैदा करके प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट किस्म का उत्तम लोहा मिलता है। दोस्तों बता दें, लोहा के ये अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, सिडराइट, ये जो है जो प्रमुख लोहा के अयस्क हैं। भारत में लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य घटते हुए क्रम जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, सर्वाधिक संचित भंडार कर्नाटक में है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से, भारत में मैग्नीज धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होता है, वही मध्य प्रदेश 31.50% तथा महाराष्ट्र 70.14% भारत में आधे से भी अधिक मैग्नीज उत्पादन करते हैं। मैग्नीज एक लौह पूरक धातु है, इसे सभी उद्योगों का गुलाम भी कहा जाता है। इसके मिश्रण के बिना इस्पात निर्माण संभव नहीं है। तो दोस्तों आज के मेरा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।